अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक फलन हेतु नींबू के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फसलों के अवशेष से बना सकते हैं अच्छे मूल्य वाले सजावटी वस्तु। दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार कर बचाए जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से। अपने प्रदेश में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इन बागों से अधिक उत्पादन लेने हेतु कुछ प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है। तो आप इस समय नींबू के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, और इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर LL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज बात करते हैं हम नींबू की उद्यानों में इस समय क्या क्या क्रियाएं की जाए। पहला काम नींबू में यह है कि रूट की जो प्रूनिंग करनी पड़ती है, ये 3 साल में एक बार होता है। और प्रूनिंग करने के लिए आप ये देखेंगे कि जो तने के बिल्कुल पास में, तने के लगभग 1 फीट दूरी तक आप सीधा एक गड्ढा बना दीजिए, और यहाँ पे जो है रेशे के समान कुछ जड़ें होगी, बारीक बड़ी जड़ों को आप नहीं काटें, और इतनी दूरी के अंदर इसके पास से लेके यहाँ तक जितना भी रेशा है उस रेशे को निकाल दीजिए और बड़ी जड़ों को आप सुरक्षित रहने दीजिए। इस प्रकार से ये क्रिया करके 15 दिन तक या 10 दिन तक आप इसको खुला छोड़ दें। उसके बाद में पुनः यहाँ पास में मिट्टी कर दीजिए। किसान भाइयों, नींबू के बाग से अच्छा उत्पादन लेने हेतु इसमें निराई गुड़ाई करना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे बाग में किसी प्रकार के खरपतवार नहीं हो। इसके साथ साथ में ही दूसरी जो भी शाखाएं सूखी हुई है इसको आप प्रून कर दीजिए, उनमें आप काट दीजिए, या ये जो वाटर सकर्स निकले हुए होते हैं, इस प्रकार के सफ़ेद रंग के सीधे, बिल्कुल सीधे जो सकर्स होते हैं, ये यहाँ से इसको आप काट के हटा दीजिए, क्योंकि इन पे कभी भी फ्रूटिंग नहीं होती है और ये पौधों को काफ़ी कंजस्टेड कर देते हैं। ये क्रिया भी अभी की जा सकती है। जैसे ही आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग करने के बाद में इस पर ब्लाइटॉक्स का स्प्रे कर दें, या इसका जो तना है नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक 3 फीट ऊंचाई तक उसको बॉर्डेक्स पेस्ट के द्वारा आप पेस्टिंग कर दीजिए। किसान भाइयों, नींबू के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हेतु आवश्यक पोषक तत्वों को समय पर देना चाहिए। तो वे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, आइए जानते हैं। तो एक 5 वर्ष का जो पौधा है उसमें लगभग 30 से 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद, साथ में ही लगभग 2.5 किलोग्राम NPK जो मिक्सर के रूप में प्राप्त होता है, वो आप इस एरिया में आप बिखेर दीजिए। और बिखेरने के बाद में इसके साथ साथ में नीम खली, 1 किलोग्राम नीम खली प्रति पौधे के हिसाब से इस पेरीफेरी में, जो मुख्य तने से 1.5 फीट से दूर से लेकर के 3.5 फीट की दूरी में आप अच्छी तरह से बिखेर के उसको इस प्रकार से मिला दीजिए कि जड़ों के आसपास में ही रहे, और उसके बाद में इरिगेट कीजिए। इरिगेशन में ये ध्यान रखिए कि जनवरी माह में जो दिए जाने वाला इरिगेशन है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। 15 जनवरी तक इसमें हल्की सिंचाई करने के बाद में इसका पानी बंद कर दीजिए, ताकि इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उसके बाद में इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, जब तक कि इसमें फ्रूट सेटिंग नहीं हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई पुष्पन की क्रिया को देख करके इसमें हेवी इरिगेशन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा पुनः ग्रोथ करने लग जाता है और फूल जो है सारे झड़ जाते हैं।
इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे जैसे तापक्रम में वृद्धि होने लगती है, वैसे ही सफेद मक्खी कीट का प्रकोप होने लगता है, जो कि नींबू के पौधों को भारी क्षति पहुंचाती है। तो समय रहते इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आधा ml इमिडाक्लोरोपिड 1 लीटर पानी में मिला करके आप पूरे बगीचे में छिड़काव कीजिए और 1 हेक्टेयर बगीचे के लिए लगभग 750 से 800 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ में अगर पत्तियों के ऊपर चिड़िया की आंख के समान छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें कैंकर बीमारी लगी हुई है और इससे बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 1 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके आप 15 दिन के अंतर पे 3 बार छिड़काव करें, ताकि जब फल बन करके तैयार हो तो उसमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं आए। इसी के साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें एक गोंद निकलने की समस्या होती है। जैसे इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये पौधा जहां से डैमेज हुआ है वहां से ये गोंद निकलना शुरू हो जाता है, जो नीचे तने तक ये गोंद निकलता है। इससे पौधा धीरे धीरे कमजोर होकर के डाईबैक इसमें लग जाता है। इससे बचने के लिए इस गोंद को आप एक बार हटा दीजिए और हटाने के बाद में यहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या चूना और नीला थोथा का मिक्सर, जिसको बोर्डेक्स पेस्ट बोलते हैं, 1:1:10 का पेस्ट बना करके आप इसके ऊपर पेस्टिंग कर दीजिए, जिससे इसको आसानी से रोका जा सकता है। पेस्टिंग करने के बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके भी आप छिड़काव करें, ताकि इसको बहुत ही शीघ्रता से इसको नियंत्रित किया जा सके। नींबू के बाग में जो रोग मुख्य रूप से देखा जाता है वो है डाईबैक। जैसा कि इस रोग के नाम से ही विदित है कि पौधों की टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूख जाती हैं। यदि पौधों की टहनियां ही सूख जाएंगी तो किसान भाइयों, इससे अच्छे उत्पादन की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। तो आपको इसका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। इससे बचने के लिए जो सूखी टहनियां हैं उनको आप ऊपर से काट दीजिए, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कीजिए। और ध्यान रखिए, बहुत सारे किसान भाई फरवरी माह में नींबू के बगीचे में बहुत हेवी इरिगेशन दे देते हैं, उससे आप बचिए, ताकि इसमें फूल और फल ड्रॉप नहीं हो। अगर उसके बाद भी फूल और फल में झड़ाव हो रहा है तो प्लेनोफिक्स की 4 ml मात्रा 15 लीटर पानी में मिला करके आप बगीचे में छिड़काव कीजिए, जिससे फूल फल झड़न रुक जाएगा और आपका बगीचा अधिकतम पैदावार देने में समर्थ होगा। किसान भाइयों, फसलों के अवशेषों को बेकार फेंक दिया जाता है या फिर उन्हें जला दिया जाता है, परंतु इन अवशेषों को मूल्यवर्धित वस्तु बनाकर बाजार में बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बेरोजगार युवक और महिलाओं के लिए एक रोजगार का अच्छा साधन भी बन सकता है। तो इन फसल अवशेषों से कौन कौन से अच्छे मूल्य वाले सजावटी वस्तु आप बना सकते हैं, इसकी जानकारी दे रही है डॉक्टर वॉयसी परमार, कृषि विश्वविद्यालय नौनी सोलन की वैज्ञानिक डॉक्टर भारती कश्यप। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुखाए गए फूलों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये बेरोजगार युवकों एवं महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा रोजगार का साधन होता जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान विभिन्न फसलों की कटाई करने के बाद उसके बचे हुए अवशेष को फेंक देते हैं, लेकिन इन्हीं अवशेषों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कौन कौन से उत्पादों को किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जिनमें मक्की है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, ये बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम जब इसमें से खाद्यान्न निकाल लेते हैं तो इनके जो अवशेष होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। अगर हम जैसे मक्की की ही बात करें तो इसके जो छिलके हैं और बीज का गुल्ला है, इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत अच्छे कलाकृतियां बना सकते हैं। जैसे मक्की की गुड़ियां हो गई। मक्की की गुड़िया बनाने के लिए आप मक्की के छिलकों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे भी आप रंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बीज का सेंटर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी रुई चाहिए होती है और मक्की का गुल्ला। इसका बेस बनाने के पश्चात आप इसका सिर अलग से बना लेंगे और धड़ अलग से बना लेंगे। फिर इसमें अलग अलग तरह के कपड़ों से इसकी पोशाक की आप आकृति दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इससे आप मूल्यवर्धित गुड़ियाँ बना सकते हैं, जो आप बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हैं।
मक्की के छिलके से आप कई तरह की साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कि हम ड्राइंग रूम वगैरह के लिए ये मक्की की फ्लावर स्टिक्स बना रहे हैं। इसमें पहले मक्की के छिलकों को सुखा लिया जाता है। सूखे हुए छिलके बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए, कच्चे और हरे छिलके इसमें प्राय नहीं चलते हैं। इनको हम प्रेस विधि द्वारा सुखाते हैं, मतलब बड़े से किसी लकड़ी के भारी वजन वाली चीज़ के नीचे इसको दबा देते हैं ताकि जो मक्की के छिलके हैं वो सीधे रहे। इसमें हम प्राकृतिक रूप का ही रंग रहने देते हैं, ज़्यादातर रंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप रंग करना भी चाहें तो पत्तों को आप रंग कर सकते हैं, जो छिलके हैं उन्हें रंग कर सकते हैं। इसके बाद इनको बराबर आकार में काट लिया जाता है तथा फिर इसको धागे से बांध के अलग अलग इसकी पत्तियां काट ली जाती हैं, और बीच में हम जो ये फूल लगाते हैं, ये टिथोनिया नामक एक फूल है, उसका बीच का पोर्शन हम इसमें लगा लेते हैं, और इस तरह की इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हम इसकी ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों में तिल है, जिसे सीसेमम बोलते हैं, जो हमारी एक मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी भी डंडियां तिल निकालने के बाद जब अवशेष बच जाते हैं, उसका हम ड्राई फ्लावर स्टिक्स के रूप में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर या जंगली खजूर की पत्तियों से हम बहुत अच्छी तरह से ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल के जो खोखे हैं, उससे भी कई तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो जितनी भी हमारी ये जो खाद्यान्न फसलें हैं, हमें इसको फेंकने के बजाय इनसे बहुत अच्छी तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों की अगर हम बात करें तो लीक या प्याज का जो फूल होता है, उससे भी बहुत अच्छी तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त घिया है, तोरी है, काली तोरी है, इससे भी हम कई तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स और अन्य साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं। काली तोरी तो आमतौर पे सभी किसान भाई बहन अपने घरों में लगाते हैं। आपने किचन गार्डन में जो भी काली तोरी लगाई है, जब आप इसके लिए बीज पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं तो इसके अंदर से ये स्पॉन्ज टाइप की चीज़ निकलती है। इस स्पॉन्ज का आप कई तरह के घोंसला बनाने के लिए, पक्षी का घोंसला बनाने के लिए और ड्राई फ्लावर स्टिक में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। काली तोरी का जो बीज का जितना भी आपका स्पंज का भाग होता है, इसे अलग अलग सेक्शंस में आप छोटा छोटा काट लेते हैं। इसके पश्चात इसको रंग कर लिया जाता है, रंग करके सुखा लिया जाता है, और उसके पश्चात इसमें कोई भी आप बांस की या दूसरी झाड़ू वाली डंडी लगा के इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। इन उत्पादों को बनाने में रंगों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमारे किसान भाई उत्पादों को बनाते समय किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल करें, चलिए जानते हैं। दारू वगैरह हो गया, मेहंदी है, इनका रंग हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होते और इनकी जल्दी फेड भी हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे जो अच्छे रंग चलते हैं कपड़ों में करने वाले, जो चुन्नी वाले रंग होते हैं, दुपट्टा डाई करने वाले, ये काफ़ी अच्छे चढ़ते हैं। और इंडिकेटर डाइज जैसे ईओसिन येलो हो गई, रोडामीन हो गई, ब्रिलियंट ग्रीन है, ये काफ़ी अच्छा रंग देते हैं और कई सालों तक इससे हमने पाया है कि ये इससे बनाए गए प्रोडक्ट है वो 2 से 3 सालों तक हमारे सुरक्षित रहते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह के पेंट होते हैं, जैसे मेटालिक पेंट है, जो वार्निश है, इस तरह के रंगों को भी हम कर सकते हैं, लेकिन इनको लगाना और अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी लेबर लगती है। बाजार में आजकल मेटालिक रंग भी मिल रहे हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील होते हैं ये, और इन्हें ब्रश से अप्लाई करना काफ़ी आसान रहता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए खेती के बाद पशुपालन दूसरा बड़ा व्यवसाय है और आज के समय में तेजी से पशुपालक विदेशी नस्लों की गाय का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण पशुपालकों को इन विदेशी नस्लों को पालना कठिन और खर्चीला होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि देसी नस्लों को सुधार कर उनका पालन किया जाए, जिससे कि देश का दूध उत्पादन स्थिर बना रहे। तो ये कैसे संभव है, आइए जानते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव से। NDRI में रिसर्च के मुताबिक देसी नस्ल की अपेक्षा ज्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल की गायों के अधिक प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि देसी नस्ल की गायों में पर्यावरण परिवर्तन को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। अगर तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होती है तो केवल दूध पर ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर इससे अधिक तापमान बढ़ेगा तो रिप्रोडक्शन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण में घुल रही है, आने वाले समय में उसका असर खाद्यान्न उत्पादन, पशुधन पर व्यापक रूप से पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे मानव जीवन पर नकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से की गई रिसर्च से ये बात सामने आई है। पर्यावरण में घुल रही ग्रीन हाउस गैसों से तापमान 2070 से लेकर 90 तक 2.0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ेगा। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि 2050 तक देश में करीब 15 मिलियन टन दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर देश के राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान व पश्चिम बंगाल के हिस्सों में रहेगा। देश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 302 ग्राम है, लेकिन तापमान बढ़ने के कारण असर पशुधन पर भी पड़ेगा, जिससे प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कम हो जाएगा, जो देश के लिए चिंता का विषय है। NDRI की 5 साल की रिसर्च में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। इस शोध में 18 से 20 वैज्ञानिकों की टीम ने गहन अध्ययन किया, जो सफल माना गया। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो रहा है कि जब सर्दी को नहीं होना चाहिए तो सर्दी हो जा रही है, एकाएक टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, एकाएक टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। इन सब के वजह से ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसको कैलकुलेट किया है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो लगभग 2% मिल्क प्रोडक्शन कम होगा और 2050 तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जितना हमें प्रोडक्शन करने का पोटेंशियल है, जितना हम कर सकते हैं, उससे 15 मिलियन टन दूध पैदा कम होगा। मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहता हूं कि इस समय हमारा देश विश्व में नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन में। 140-144 मिलियन टन दूध पैदा करके हम लोग विश्व में नंबर 1 पर हैं और आने वाले समय में भी हम आगे रहेंगे, नंबर 1 पे ही रहेंगे। जो डेयरी का ग्रोथ रेट है हमारे देश में, वो भी अगर हम पूरे विश्व का एवरेज ग्रोथ रेट देखें उससे 3 से 4 गुना तक ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि हमारी जो देसी नस्ल की गाय हैं, जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स हम कहते हैं, इंडिजिनस एनिमल हैं, वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी रेजिलिएंट है, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का बढ़ावा दें, उनमें सुधार करें, ताकि आने वाले समय में हमारे पास दुग्ध उत्पादन में कोई कमी न रहे। तो उसका मेन कारण है कि दुग्ध का उत्पादन कम होगा, उसका मेन कारण है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि दूध का उत्पादन कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई कमी आ जाएगी दूध की। जितना दूध हमें चाहिए 2020 तक, जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि 2020 तक हमें 191 मिलियन टन दूध चाहिए और 2020 तक जो ग्रोथ रेट चल रहा है, अगर यही चलता रहा तो हमें उस रिक्वायरमेंट को मीट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो 2020 तक हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेंगे, तो हमें कोई दूध की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जितना हम प्रोडक्शन करने की शक्ति हमारे पास है उससे थोड़ा सा कम प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। NDRI की रिसर्च टीम में फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायो के साथ साथ अन्य कई विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन किया था। ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है।
सबसे पहले ये चिंतित करने की जरूरत है कि ग्रीन हाउस के स्रोत कौन से हैं, किस स्रोत से कौन सी गैस ज्यादा निकलती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने देसी गाय को सबसे ज्यादा मीथेन पैदा करने वाला पशु बताया था, लेकिन एनडीआरआई ने 5 सालों की गहन रिसर्च से ये साबित किया है कि देसी नस्ल के मुकाबले क्रॉस ब्रीड की गाय ज्यादा मीथेन पैदा करती है। अगर हम अपने देसी नस्ल को और जो क्रॉस ब्रीड हैं या जो हमारी विदेशी नस्ल की गायें हैं और भैंसें हैं उनमें हम कंपेयर करें तो जो मीथेन गैस बनता है उनके र्यूमन में, गाय भैंस के र्यूमन में जब हम कोई चारा देते हैं तो एक गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है, जिसको हम एंट्रिक फर्मेंटेशन के जरिए कहते हैं। उसके 2 नुकसान हैं कि वो मीथेन गैस एक तो जो हमारी फीड फॉडर की एनर्जी है वो गैस में बना देता है, तो जिससे दूध पैदा करने में हेल्प नहीं होती, और दूसरा है कि उस मीथेन गैस को जब इन्वायरमेंट में जानवर छोड़ते हैं तो उससे और टेम्परेचर बढ़ता है, उससे तापमान बढ़ता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है मीथेन गैस, और जो दूध बनना चाहिए वो एनर्जी मीथेन गैस बनाने में ख़राब होती है, तो ये भी एक नुकसान है। तो हम कर रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन क्रॉस ब्रेड, इंडिजिनस एंड बफलो। तो मैं बताऊं कि जो हमारी देसी नस्ल के जानवर हैं, हमारी जो देसी गायें हैं, उनमें एंट्रिक फर्मेंटेशन के जरिए सबसे कम मीथेन बनता है, उसके बाद बफलो में बनता है, और जो हमारी क्रॉस ब्रेड की या संकर नस्ल की जो गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीथेन बनता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है हमारी विदेशी नस्ल की गायें या क्रॉस ब्रेड कर रही हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अनुसार किसान फसलों का प्रबंधन किस प्रकार करें, आइए जानते हैं डॉक्टर राज सिंह से। जहाँ तक पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो पिछला 1 हफ्ते में मौसम काफ़ी फसलों के लिए लाभदायक रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एक बार जो दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में जो काफ़ी बढ़ गया था, उसके बाद जो है सामान्य टेम्परेचर आया है। आने वाले समय में जो है अगले 3-4 दिन तक तो सुबह शाम धुंध पड़ेगी और रात का तापमान और गिरने की संभावना है, और दिन का तापमान 17 या इसके आसपास रहने की संभावना है। जहाँ तक किसान भाइयों को सलाह की बात है, ये देखने में आया है कि टेम्परेचर 1.5 के नज़दीक पहुंच गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में और टेम्परेचर डाउन जाए, तो अपनी हल्की सिंचाई अगर वो फसलों में कर ले, क्योंकि खासकर सरसों में क्यों फली आई हुई है, अगर पारा और नीचे चला जाता है तो पाड़ा पड़ने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि थोड़ी सी हल्की सिंचाई सरसों में कर दें तो अच्छा रहेगा। गेहूं के लिए मौसम ठीक है, गेहूं के लिए पाले का कोई ज़्यादा असर नहीं होता, वो फायदेमंद होता है, तो इसलिए गेहूं के लिए कोई खास बात नहीं है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। तना गलन रोग हो जाता है। जब चौपाई करते हैं तो डैम्पिंग एम्पिंग हो जाती है, उसके अभी उपाय करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी आगे की जो फसल है उससे प्रभावित ना हो। फिर इसमें दो सबसे ज्यादा मुख्य कीट आता है, वो थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स जब आता है, जो आपकी जो कोपिल्स होती है, जो बीच वाला भाग होता है, उसमें छोटे छोटे से सफेद रंग के अंडे होंगे। आप उनको लेंस से या किसी से देखेंगे और पत्तियां उखाड़ेंगे तो छोटे छोटे से आपको महीन से मच्छर टाइप के दिखाई देंगे। ये थ्रिप्स है, और जैसे ये एडल्ट होता है तो ये पूरे आपकी फसल को बर्बाद कर देता है, क्योंकि फिर जगह जगह वो बीच में जो भाग होता है, पोपल होता है, जो आप बीच वाला भाग सेंटर होता है, उसमें अंडे दे देती है, तो जिससे वो पूरे आपके लीफ के चारों तरफ कवर हो जाता है और उसका रस चूसना प्रारंभ कर देता है। और रस जब चूस लेता है तो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है, कंद में जो भोजन जाना चाहिए था वो कंद में भोजन नहीं जाता है, और वो आपका जो फसल का उत्पादन होता है और वजन होता है वो कम हो जाता है। तो थ्रिप्स के लिए भी आपको जो थ्रिप्स के लिए जो रासायनिक के साथ साथ कुछ जैविक उपाय बताए जाएंगे, आप उसको ध्यान रखिए और उनको आप करिए, और उससे आपको फसल अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो जब अगर कोई लहसुन में रोग आता है, जैसे बैंगनी रोग या झुलसा रोग या तना गलन की समस्या आती है, उसके लिए एक आता मार्केट में आता है आपका एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ में उसमें चिपको जरूर डालिए, जिसकी वजह से, क्योंकि पत्तियां इसकी चिकनी होती हैं, जब आप दवा का छिड़काव करते हैं तो वो जब चिपको डालेंगे तो पत्तियों पे वो चिपक जाएगा और उसका रिएक्शन जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। या विभिन्न प्रकार के जो कंपनियां हैं वो आजकल एक प्रोडक्ट बना रही है, कार्बाबेंडाजिम और मैनकोजेब का, तो आप उसको प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसमें कार्बाबेंडाजिम 18% और मैनकोजेब 63% का आता है। आप उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके रोग जो भी होगा वो आपका तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। अगर इसमें आपको थ्रिप्स की प्रॉब्लम होती है तो थ्रिप्स के लिए एक ब्लू कलर का मैजिक स्टिकी टेप आता है। आप लहसुन की फसल के 1 फीट ऊपर टी नुमा बनाकर उसमें दोनों छेद होते हैं, आप उसमें टांग दीजिए। या कोई प्लास्टिक हो तो उसको आप लेके ब्लू कलर की या नीले रंग की हो, उस पर मूवी ऑयल लगा लीजिए जो जला हुआ होता, और उसको टांग देंगे, जिससे कोई भी थ्रिप्स होगा वो उसमें चिपक जाएगा, जिसकी उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आधुनिक तरीके पशुपालन करके एक सफल किसान कमा रहे हैं लाखों की आय। अच्छी बढ़वार हेतु पॉली हाउस में लगी खीरा की फसल में आवश्यक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।